वॉइस आ रही है? वॉइस एंड वीडियो? वॉइस वीडियो क्लियर हो गया? राइट, थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे कुछ बेसिक की, जो भी न्यूमेरिकल भी अगर हम आगे करेंगे, बहुत सारे शुरू में तो इतना नहीं होते हैं, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो न्यूमेरिकल्स भी आएंगे बहुत, तो आप न्यूमेरिकल उस समय लिख नहीं पाएंगे, सॉल्व करने में ही रह जाएंगे, लिख नहीं पाएंगे क्या सवाल पूछा है मैंने। तो घर जाके उसको कंप्लीट कर ले, क्या ये सवाल क्या था, वरना बाद में क्या होता है, सवाल तो आपकी कॉपी में होता है लेकिन ये मालूम नहीं होता सॉल्यूशन किस चीज का है। तो थोड़ा सा मतलब कुल मिला के आपको विजिलेंट रहना है। आप नर्सरी में नहीं है, ये मान के चलिए, आप ग्रोन अप है और आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। थोड़ा सा उस तरह का बिहेवियर आपको करना है बस, कि भाई आप मैच्योर हैं और आप वास्तव में प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो बाकी काम मुझे आता है ना, तो इसलिए और चीजों से मैं कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको कुछ दिक्कत है तो तुरंत पूछना है खुद विजिलेंट होकर के, सर ये फिर बता दीजिए, कोई बात है तो मतलब वो आपको इंटरेक्टिव होना पड़ेगा। बड़े आराम से मुझसे बात करिए, सब्जेक्ट रिलेटेड कितनी भी कुछ भी बात मुझसे पूछिए, कोई इशू नहीं, पर लिमिटेड रहना है थोड़ा सा कंपटीशन लेवल तक, कि हमारे कंपटीशन में जो टाइप के क्वेश्चंस हैं वही हमें डिस्कस करने चाहिए जो आ रहे हैं, बस वो एक लिमिट रखेंगे, इसके अलावा आप जो चाहिए आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। शुरू करते हैं बात को। लाइट जो है, हम कहते हैं कि लाइट फ्री स्पेस में 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करती है। सी, ये वेलोसिटी लाइट की है फ्री स्पेस में, और ये वेलोसिटी अल्टीमेट वेलोसिटी है। मीन्स कोई फिजिकल क्वांटिटी इससे हायर वेलोसिटी से ट्रेवल नहीं कर सकती। कोई जिसमें मास है वो इस वेलोसिटी को भी अटेन नहीं कर सकता। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और मैं पोटेंशियल डिफरेंस लगा करके उसको एक्सेलरेट करूंगा और एनर्जाइज करूंगा और उसकी स्पीड को बढ़ाऊंगा। बढ़ाते ही अपन इलेक्ट्रॉन को ½ mv² देना होता है तो QV लगा के एनर्जाइज करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, आप उस इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी ऑफ लाइट से नहीं चला सकते। कोई भी पार्टिकल जिसमें मास है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट को अटेन नहीं कर सकता। वेलोसिटी ऑफ लाइट वही अटेन कर पाते हैं जो मासलेस है। उससे ज्यादा की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने कहा ना, ये अपर लिमिट है वेलोसिटी, इससे ज्यादा कोई नहीं चलता। इससे भी वो चल पाएंगे जो मासलेस, फोटोन एग्जांपल अपन कह सकते हैं। तो लाइट जो है हमारी, उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है कि वो वेलोसिटी की अपर लिमिट है दुनिया में, यूं मान के चलिए। इसकी एक और इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मान लीजिए एक सोर्स है हमारे पास, लाइट दे रहा है, हम तक वो आ रही है, हमने इसकी तरफ मूव करना शुरू किया, से वेलोसिटी c/2। सी तो करना ही नहीं था, सी से ज्यादा की तो कोई बात ही नहीं है। फिर मैंने काफी हाई वेलोसिटी ली है, c/2। अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि भाई इस पर्सन को वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या लगेगी, हमारे दिमाग में एग्जांपल आता है कि एक कार हमारी तरफ आ रही 20 से, हम उसकी तरफ जा रहे हैं 5 से, तो हमारे फ्रेम में उसका स्पीड 25 हो जाता है। करते हैं रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं तो 20 + 5, क्या ये काम यहाँ कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट बात ये कि इस ऑब्जर्वर को भी ये वेलोसिटी c ही लगेगी।
क्योंकि सी तो अल्टीमेट है ना, मैंने कहा। तो आप कितनी भी स्पीड से आप इसकी तरफ जाइए, स्टेशनरी रहिए, आप अवे जाइए, कोई भी ऑब्जर्वर, ही मे बी एट रेस्ट, मे बी इन मोशन टुवर्ड्स द सोर्स और अवे फ्रॉम इट, for every case the velocity observed by the observer will be c only, किसी को भी कम ज्यादा लगने वाली नहीं। ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है लाइट की। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो खड़ा है उसको भी सी वेलोसिटी लगेगी, जो इसकी तरफ दौड़ रहा है और बहुत हाई वेलोसिटी से दौड़ रहा है तब भी उसको सी लगेगी? यस। बोले सर वेलोसिटी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो कम टाइम में पहुंच जाएगा ना, फिर तो डिस्टेंस भी तो कम हो रही है ना, कैसे वही लग जाएगा? आइंस्टीन ने यही तो कहा कि आपको टाइम बदलना पड़े बदलिए, डिस्टेंस अलग हो जाती है, चलते हुए आदमी को डिस्टेंस कुछ अलग लगती है, टाइम कुछ अलग लगता है, पर जो चीज सेम लगती है वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट, चाहे आप रुके हुए हों चाहे आप दौड़ रहे हो। तो एक लाइट का एक बहुत फंडामेंटल टिपिकल बिहेवियर है कि इसका जो वेलोसिटी है वो सबको सेम लगता है। दूसरी बात लाइट में एक और है, जैसे इसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहां से चलकर इस सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्शन होना है और मैं चाहता हूं एनर्जी यहां पहुंचे, तो मैंने एक फिगर ड्रॉ किया लाइक दिस, कैरी यहां से टकरा के और यहां पहुंच जाएगी। तो आप तुरंत मना कर देंगे कि नहीं सर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका जो आर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो आपने बड़ा बनाया है, ये करेक्ट डायग्राम नहीं है। चलो हम सोचते हैं क्या ये लाइट यहां से टकरा के पहुंचेगी, तो वो भी आप मना करेंगे क्योंकि इस बार आप कहेंगे सर आई ज्यादा हो गया। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि यार ये लाइट यहाँ स्ट्राइक करके आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पहुंचेगी, तो आप कह देंगे हाँ ठीक है सर ये डायग्राम ठीक है, क्योंकि आपने आई इक्वल टू आर का ध्यान रखा है। अब मेरे दिमाग में एक बात आती है कि लाइट ने ऐसा किया है क्यों? उसने आई इक्वल टू आर को फॉलो क्यों किया? उसको आई इक्वल टू 2r में या 2i इक्वल टू r में क्या परेशानी थी? वो एक पर्टिकुलर पाथ से ही क्यों जाती है? वो एक पर्टिकुलर लॉ को ही क्यों फॉलो करती है? तो कहीं ना कहीं अगर ये बात हमारे दिमाग में आ रही है तो हम तुरंत सोचेंगे क्या कारण रहा होगा। तो आप सिर्फ ऐसा करिए, इस पाथ की लेंथ मेजर करिए, वेलोसिटी से डिवाइड करिए, टाइम निकालिए, इस पाथ के लिए भी टाइम निकालिए, इस पाथ के लिए भी टाइम निकालिए, एंड यू विल फाइंड जिस पाथ पे लाइट चली है वो टाइम वाइज शॉर्टेस्ट है। लाइट वो पाथ ऑप्ट करती है जिस पर वो अपने डेस्टिनेशन पर मिनिमम टाइम में पहुंच जाए। उसको टाइम मैनेजमेंट करना होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि यहां से एनर्जी को चलना है, इधर फर्स्ट मीडियम है वेलोसिटी v1 है, या सेकंड मीडियम है वेलोसिटी v2 है, एनर्जी यहां से आ रही है, फिर रिफ्रैक्ट होकर वो यहां पहुंच गई है, तो मैं अब ये कह सकता हूं कि मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस रास्ते से पहुंचा हूं ना, इसके अलावा मैं कोई भी रास्ता सोच लेता हूं, ये भी एक बार तो मन में आएगा ये सबसे छोटा है स्ट्रेट लाइन, या ऐसा मैं सोच लेता हूं यूं आ जाएगी शायद लाइन, तो सब गलत होंगे, केवल ये सही होगा जो इस बात को फॉलो करता है साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू v1 बाई v2, जो इस रूल को फॉलो करके पाथ लिया है अपन ने। आप ऐसा करिए, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी करके इस पाथ पे टाइम निकालिए। आप कहेंगे सर छोटा तो ये है, टाइम तो इसमें कम लगेगा, भाई करके देखना, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी डालना, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी डालना, टाइम कैलकुलेट करके देखना, यू विल फाइंड कि जिस पाथ को लाइट ने
चूज किया है वो पाथ है जिस पर वो लीस्ट टाइम में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंची है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं यहां कि जो हम रूल बनाते हैं या ऑप्टिक्स में जो भी रूल है, चाहे वो I=R हो, चाहे sin I बाई sin R =V1/V2 हो, ये सब रूल उस पाथ को सर्च करने का मैथमेटिकल अप्रोच है। जब हम ये कह रहे होते हैं कि हम I=R लगा रहे हैं, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स अप्लाई करके उस पाथ को ट्रेस कर रहे हैं कि कौन सा वो पाथ है जिस पे लाइट जाना चाहेगी। उस शॉर्टेस्ट पाथ को निकालने की अप्रोच है ये मैथमेटिक्स। तो जितने भी रूल हैं हम बनाते हैं, चाहे लेंस इक्वेशन हम लिखते हैं, जो भी हम करते हैं, वो सब इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है कि लाइट को वो पाथ लेना होता है जो टाइम वाइज, डिस्टेंस वाइज नहीं बोल रहा हूं मैं, टाइम वाइज सबसे शॉर्टेस्ट होता है, क्योंकि लाइट को टाइम मैनेजमेंट करना होता है। लाइट एक एनर्जी है और एनर्जी को एक पर्टिकुलर तरीके से ही चलना होता है। उसको सभी को सी वेलोसिटी से चलता हुआ एपियर होना होता है। उसको वो पाथ लेना होता है जिस पर वो मिनिमम टाइम में अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच जाए, और ये सब उसको करना पड़ता है टू कीप एनर्जी कंजर्व। इसका मतलब हम यूं कह सकते हैं कि जब मैं I=R अप्लाई कर रहा हूं या मैं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं, sin I बाई sin R =V1/V2, तो एक तरह से मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर रहा हूं। क्योंकि मैकेनिक्स में हम हाफ mv² पोटेंशियल एनर्जी इनकी बात करते हैं, पर यहाँ ये जो हम रूल लगा रहे हैं, अगर हम इस रूल के अगेंस्ट जा रहे हैं, इसका मतलब हम किस चीज का वायलेशन कर रहे हैं? हम एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन कर रहे हैं। तो ये पूरा ऑप्टिक्स जो है, इट इज ऑल गेम ऑफ एनर्जी conservation, because my light is nothing but energy and it travels in a particular way. It has to appear C for all. You may be at rest or you may be in motion. You may be going towards it or away from it. For all, it should appear C, and you should take that path which is optically shortest. Optically means time wise shortest. तो जब हम ये कहते हैं ना, ऑप्टिक्स जब पढ़ते हैं हम लोग, तो हम ऐसे कहते हैं ये रास्ता इस रास्ते के इक्वल है। ऑप्टिक्स वाला अगर इक्वल बोल रहा है तो आप ये मत समझिएगा कि वो लेंथ में इक्वल है, टाइम में इक्वल, क्योंकि ऑप्टिक्स टाइम मैनेजमेंट का गेम है। दो पाथ ऑप्टिकली सेम है अगर ये कहा जाता है कहीं पर भी, तो इससे हमें ये मिसकंसेप्ट दिमाग में नहीं लाना चाहिए कि वो रास्ते लेंथ वाइज इक्वल है। नहीं, वो टाइम वाइज, ये हम कहना चाहते हैं। जैसे हम कहते हैं हम लेंस से इमेज बनाते हैं। हमने मान लो एक लेंस लिया, यहां मेरा ऑब्जेक्ट पॉइंट है और ये लाइट हमारी आ रही है, फोकस से जाना है, ऑप्टिक सेंटर से स्ट्रेट आ जाती है, फोकस से आती है तो पैरेलल आ जाती है, हम इसको इमेज पॉइंट बोल देते हैं। तो जितनी, अब आपने तो केवल एक पॉइंट ढूंढ लिया, पर अब आप ये कह सकते हैं कि इस सोर्स से आप जो मर्जी हो रे बनाइए, each and every ray will pass through this point, will reach here, and important is it will reach there in same time. कोई भी ज्यादा टाइम नहीं ले रही इनमें से। जो यहां से स्टार्ट हुई, इसमें से ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, ये सब रास्ते बराबर हैं, लेंथ वाइज नहीं बोल रहा हूं मैं। तो इमेज पॉइंट जब हम कहते हैं हम इमेज बनाना चाह रहे हैं, इमेज पॉइंट ढूंढना चाह रहे हैं, इसका मतलब हम वो पॉइंट ढूंढना चाह रहे हैं जहां पर एनर्जी पहुंचेगी और साइमल्टेनियसली पहुंचेगी। वो पॉइंट सर्च करना ही इमेज पॉइंट ढूंढना होता है। अब आप मुझे कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है कि ये इसका टाइम और इसका टाइम बराबर? अरे भाई, ये जो दिखने में डेफिनेटली छोटा दिख रहा है, ज्योमेट्रिकली लेंथ मेजर करें तो ये छोटा दिख रहा है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए
कि लेंस के जिस पोर्शन से निकल रहा है ग्लास वहां मोटाई ज्यादा है और ग्लास में लाइट स्लो चलती है, तो ज्योमेट्रिकली तो छोटा है, बट टाइम कैलकुलेशन में वो टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा, बिकॉज यहां उसको क्या करना है, थोड़ा स्लो चलना है, और एज ए रिजल्ट ये इफेक्ट आता है और इस तरह से इमेज फॉर्मेशन होती है। एवरी रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट पॉइंट विल रीच एट माय इमेज पॉइंट आफ्टर ट्रेवलिंग सेम टाइम। तो वो पॉइंट सर्च करना ही तो इमेज ढूंढना होता है। इसका मतलब जब मैं कह रहा होता हूं कि यार इमेज पॉइंट ढूंढिए, इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट पॉइंट से जो भी एनर्जी चल रही है वो डेफिनेटली उस पॉइंट से निकले, वो पॉइंट ढूंढना मैं चाहता हूं। और ये भी चाहता हूं कि उन सबको टाइम सेम भी लगे, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक छोटा होता तो लाइट बाकी रास्तों से क्यों जाती, फिर तो उसी से जाती ना जो सबसे छोटा होता। और अगर उसने इतने रास्ते लिए हैं तो एक ही ऑप्शन खुला बचा, फिर तो ये सब रास्ते आपस में बराबर होंगे, इसीलिए उन्होंने सब रास्ते अलाउ किए। वरना तो इनमें से कोई भी एक छोटा होता तो फिर तो उसी से जाना था ना, क्योंकि लाइट की तो नेचर है ना, वो तो वो रास्ता लेती है ना जो ऑप्टिकली शॉर्टेस्ट है। इसका मतलब इनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर पाथ ऑप्टिकली शॉर्ट है ऐसा नहीं है, सब बराबर है। तो एक मैंने ग्राउंड बताया सारा, चाहे वो लेंस पढ़ रहे हो, व्हाट आई वांट टू कन्वे, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई कर रहे हो, हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हो, चाहे हम लेंस की थ्योरी पढ़ रहे हो, चाहे मिरर की थ्योरी पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं हम एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ अप्लाई कर रहे होते हैं और हम वो पाथ सर्च कर रहे होते हैं जो ऑप्टिकली शॉर्टेस्ट होते हैं। ये लाइट की बहुत बेसिक नेचर है। ये लॉ निकले ही उस तरह से, अगर इनको डिराइव करना चाहें अपन, आई इक्वल टू आर डिराइव हो जाता है, साइन आई बाई साइन आर, v1 बाई v2 डिराइव हो जाता है। चलो आप ये कंसेप्ट लगा दीजिए कि टाइम मिनिमम लाना है, सॉल्यूशन आ जाते हैं। और एक प्रिंसिपल है, फर्मेट प्रिंसिपल, नाम सुना होगा शायद आपने, उसकी हेल्प से सब कुछ हो जाता है। पर हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हाँ फिर भी हमें ये आइडिया तो रहना ही चाहिए कि लाइट अपनी मर्जी से नहीं चलती है, उसका एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करना होता है जो ऑप्टिकली शॉर्टेस्ट होता है। ऑप्टिकली टर्म मीन्स टाइम वाइज शॉर्टेस्ट होता है, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। तो ये लाइट के बारे में एक बेसिक बात मैंने कही। अब हम लाइट के बारे में ऐसा भी सुनते हैं कि लाइट वेव है। हाँ सुना तो है, क्योंकि इंटरफेरेंस हम देख पाते हैं, डिफ्रैक्शन हम देख पाते हैं, तो वहां से मालूम पड़ता है कि लाइट वेव है, क्योंकि जो वेव होता है उनमें इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन होना ही होता है, बेसिक बात है। और जब हम फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ते हैं, पढ़ा भी है आपने, तो वहां हम कहते हैं कि नहीं ये तो फोटोन है। तो लाइट को क्या माना जाए, दोनों मान लिया जाए? ये शायद स्टेटमेंट थोड़ा सा वेग हो गया, ऐसा थोड़ी कुछ भी मान ले, हमें बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा ना कि कब क्या मानना है। ये बात सही कि वो दोनों तरह से बिहेव कर सकती है, ये बात तो ठीक लगी, पर हमें कहीं ना कहीं ये तो मालूम होना चाहिए नहीं कब इसने कैसा बिहेव किया या कब ये कैसा बिहेव करेगी। ऐसे ही हम जब रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो उसकी पहली लाइन पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स इज बेस्ड अपॉन रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। स्ट्रेट लाइन में लाइट चलती है तभी हमें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज मिलती है। रे ऑप्टिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है, पहली लाइन पढ़ी जाती है रे ऑप्टिक्स पढ़ते समय कि भाई रे ऑप्टिक्स किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। आंसर है इट इज बेस्ड अपॉन रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, सीधी चलती है। फिर जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं नहीं लाइट तो मुड़ती है। तो यार दोनों बातें कैसे सही हो सकती हैं? डिफ्रैक्शन में तो हम प्रूव ये करते हैं कि लाइट मुड़ती है,
और रे ऑप्टिक्स पढ़ते समय हम कहते हैं कि नहीं लाइट तो सीधी चलती है, तो आखिर ही चलती कैसे? ये थोड़ी ना कह सकते कि रे ऑप्टिक्स जब हम लगाएंगे तब तो सीधा मान लेंगे और वेव लगाएंगे तो मुड़ता हुआ मान लेंगे, तो दोनों बातें गड़बड़ कर रहे हैं। आखिर लाइट कैसे न कैसे चलती तो होगी ना। तो मैं क्या जवाब दूं? कोई मुझसे पूछेगी लाइट कैसे चलती है, तो मैं अगर कहता हूं कि नहीं मूर्ति है, तो आप मुझे कह देंगे फिर आप रे ऑप्टिक्स कैसे लगा रहे हो? आपकी तो रे ऑप्टिक्स की तो रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो रही, आप ही कह रहे हैं कि ये तो मूर्ति है। सीधे सीधे मूर्ति है क्या? इस शब्द को खुद ही सोच के देखना कि क्या बोले। तो कहीं ना कहीं एक कंट्राडिक्शन दिख रहा है। कह रही शब्द ही बिल्कुल ऐसा लग रहा है, एक शब्द तो वेव है, ये कैसे प्रूव करते हैं कि बोले वो हम देख लेते हैं कि लाइट मुड़ गई तो हम प्रूव कर लेते हैं कि वेव है, क्योंकि डिफ्रैक्शन हम कहते भी हैं डिफ्रैक्शन इज कंफर्मिंग टेस्ट फॉर वेव बिहेवियर। और डिफ्रैक्शन है क्या? डेविएशन ही तो है। तो हमें अगर लाइट का मुड़ना दिख जाता है तो हम तो कंफर्म हो जाते हैं कि वेव है, और एक तरफ ये स्टेटमेंट देते हैं कि नहीं लाइट तो सीधी चलती है, और इसीलिए तो रे ऑप्टिक्स में इमेज बनाते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज बनाते हैं, उसको बनाते समय हम कहते ही हैं कि लाइट सीधी चलती है। तो आखिर हम क्या करें, अब क्या सोचें लाइट के बारे में, कि वो सीधी चलती है मुड़ती है? ऐसा तो नहीं कह सकते सर वे ऑप्टिक्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं जब तो मुड़ना मान लेंगे। कहीं ना कहीं कोई फंडामेंटल बात है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो यूं कहते हो कि रे ऑप्टिक्स जब आप लगाएं तो ऐसी कंडीशन में काम करें कि आपकी लाइट सीधी चले, और अगर आपको वे ऑप्टिक्स का बिहेवियर देखना है तो आप ऐसी कंडीशन में काम करें कि लाइट आपको मुड़ती हुई लगे, क्योंकि लाइट तो लाइट है, हमारे कहने से सीधी या मुड़ेगी थोड़े ना वो, हमें फील हो वो मुड़ती हुई तो हम कह पाए कि वो वेव है, और हमें फील हो कि वो सीधी चलती है तो फिर हम शार्प इमेज बना पाए। तो आखिर ये लाइट कब सीधे चलने वाला बिहेवियर दिखाती है और कब ये मुड़ने वाला बिहेवियर दिखाती है, हमें इसको कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जस्ट लाइक कि कब ये पार्टिकल है कब ये वेव है तो लाइट है भाई, हमारे कहने से पार्टिकल और हमारे कहने से वेव थोड़ी हो रही है। यूं कहें तो शायद ज्यादा अच्छा बोलेंगे कि हमें कभी उसका वेव बिहेवियर लगता है और कभी हमें लगता है कि ये तो फोटोन की तरह बिहेव कर रही है। पार्टिकल ड्यूअल, लाइट ड्यूअल बिहेवियर करती, ड्यूअल है थोड़ी ना। समझ रहे बात को? इस बात में अंतर है कि यार हमें कब वो वेव लगेगी ये पहचाने हम, तो कभी वो वेव ऐसा थोड़ी कि कभी वो वेव है कभी वो पार्टिकल है, ऐसा थोड़ी ना स्टेटमेंट आएगा। स्टेटमेंट ये आएगा कभी हमें लगेगा कि इसका बिहेवियर वेव लाइक, तो हम यही तो समझना चाह रहे हैं कब वो वेव लाइक रहेगा और कब वो पार्टिकल लाइक बिहेवियर हमें फील होगा। ऐसे ही हम कहेंगे कब वो हमें वेव की तरह मुड़ती हुई मिलेगी और कब हमें वो सीधी चलती हुई मिलेगी, क्योंकि लाइट तो लाइट है। तो हमें ऐसे अपना विजन को ठीक करना पड़ेगा। जहां तक पार्टिकल और वेव की बात है वो आप सब जानते भी, पढ़ा भी होगा, पढ़ाया भी होगा आपको, कि जब लाइट प्रोपोगेशन करती है, प्रोपोगेट करती है, चलती है, वो जो फिनोमिना लाइट के प्रोपोगेशन से रिलेटेड है वहां वो वेव बिहेवियर दिखाती है, और जो फिनोमिना इंटरेक्शन से रिलेटेड है, जहां एनर्जी का ट्रांसफर इन्वॉल्व है मटेरियल को, वहां उसका बिहेवियर क्वांटाइज्ड है। तो ऐसा नहीं कि कभी भी वेव है या कभी भी पार्टिकल है, नहीं भाई। पार्टिकल बिहेवियर हमें एक्चुअल में क्या मिसकंसेप्ट आ जाता है, कुछ हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, दो चार बल्ब का पावर 40 वाट का, बताओ कितने फोटोन निकले। तो हमारे दिमाग को क्या मैसेज मिला? जैसे फोटोन निकलते हैं, फोटोन गिरते हैं, फोटोन टकराते हैं, फोटोन इलेक्ट्रॉन को टकराते हैं, एक से एक ही टकराएगा, और वो भी अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा तो बाहर निकालेगा, वरना मतलब हम इस तरह की बात करके हमारे दिमाग में क्या बन गया, जैसे बंडल आते हैं गेंदे सर पे गिरती होंगे ऐसे। ऐसा है ही नहीं ना। आइंस्टीन ने कब कहा कि ऐसा है? वो तो हम समझते समझते इतना चले गए समझने में
कि हम गलत समझने लगे चीजों। बात ये है ही नहीं। बात तो आइंस्टीन ने भी कहा है, लाइट वेव है, व्हेन इट प्रोपोगेट्स, चलते समय वो वेव है। बोले सिर्फ पार्टिकल का वेव हो? आइंस्टीन ने क्या कहा? आइंस्टीन ने पार्टिकल नहीं कहा वेव लाइट को। आइंस्टीन ने कहा है कि लाइट का एनर्जी का ट्रांसफर क्वांटाइज्ड है। जब वो ट्रांसफर होगी एनर्जी उसकी लाइट की, वो वेव आएगी, फोटोन नहीं आएंगे, वो वेव आएगी। और वो वेव जब इलेक्ट्रॉन से टकराएगी और एनर्जी देगी, तो एनर्जी ऐसा नहीं कि कुछ भी दे देगी, एक फिक्स अमाउंट की एनर्जी देगी। यानी जब वो ट्रांसफर हो रही है एनर्जी, वहां वो पैकेट फॉर्म में ही ट्रांसफर होती है। वो क्वांटा ऑफ एनर्जी फोटोन है। हम क्या इसका इंटरप्रिटेशन डाल के, फोटोन आ रहे हैं, फोटोन टकरा रहे हैं, न फोटोन आ रहा है न फोटोन टकरा रहा है। फोटोन आता नहीं है, आती तो वेव है। आप खुद देखो, आपको मैं खुद ही पूछता हूं, देखिए आपको खुद परेशानी आएगी। एक वेव आ रही है, मेटल पे टकराई, फोटोन की एनर्जी कितनी? एच न्यू। न्यू क्या? किसकी फ्रीक्वेंसी? वेव की। तो आपने तो फोटोन मान लिया था ना, फिर वेव क्यों मान रहे हो? आप ही ने तो कहा था कि मैं तो फोटोन मानूंगा, तो फिर फोटोन की एनर्जी की बात करो, फिर आप फ्रीक्वेंसी क्यों बोल रहे हो? फ्रीक्वेंसी तो वेव में होती है। तो अब इस शब्द में आपको पकड़ में आ गया सर, हम बोलते तो हैं कि फ्रीक्वेंसी एच न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी किसकी? वेव की। अरे भाई तुमने तो अगर यही मानते हो कि फोटोन है, तो फिर कौन सी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो? तुरंत कहोगे नहीं नहीं सर, वो तो वेव आई थी ना। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि वेव ही आई थी। दैट मीन्स आप इस शब्द से ही पकड़ लोगे कि ये मामला क्या है। मतलब हम खुद ही बोल रहे हैं कि वो वेव है, और क्या कह रहे हैं? नहीं, फोटोन है। अरे भाई अगर वो फोटोन है तो मुझे ये बता दो कि फ्रीक्वेंसी किस चीज की बोल रहे हो फिर आप। इसका मतलब कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल हम एरर करते हैं। हम क्या सोचते हैं? फोटोन आ रहे, नहीं, कंसेप्चुअली वेव आती है। जब भी प्रोपोगेशन है, आप तो यूं समझिए ना, वेव आती है, ये भी शायद मैं गलत बोल रहा हूं। मैं तो ये कहूंगा कि व्हेन इट इज ट्रेवलिंग इट विल बिहेव लाइक वेव, एंड व्हेन इट इज इंटरेक्टिंग एंड ट्रांसफरिंग द एनर्जी, द ट्रांसफर इज क्वांटाइज्ड, दैट इज फोटोन। अब कहीं कंफ्यूजन नहीं। अब तो सिंपल है कि भाई वेव है कि पार्टिकल है। कि बोले यार कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो पार्टिकल है, वहां एनर्जी ट्रांसफर होती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो वहां वो पार्टिकल है, क्योंकि वहां एनर्जी ट्रांसफर होती है। मुझे इंटरफेरेंस देखना है, अरे वो तो वेव है, वो तो प्रोपोगेशन से रिलेटेड है। डिफ्रैक्शन पढ़ना है, अरे वो तो प्रोपोगेशन से रिलेटेड है, वो तो वेव है। दैट मीन्स उसका बिहेवियर कौन सा आने वाला है, इट विल डिपेंड अपॉन कि हमारा प्रोसेस क्या है, हम क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं, उस पर उसका बिहेवियर सामने आता है। मेरे ख्याल से अब कहीं कंट्राडिक्शन नहीं है, मुझे कहीं कहने की जरूरत नहीं। समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक, समटाइम्स क्या मौसम से चलता है ना? लिख देते हैं कई लोग, समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक वेव, समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक पार्टिकल। समटाइम्स नहीं भाई, मौसम से नहीं। इट इज फिक्स्ड, व्हेन इट इज ट्रेवलिंग इट इज अ वेव, एंड व्हेन इट इज इंटरेक्टिंग इट इज quantized. Transfer is quantized, it is behaving like wave packet. Yes. There it is a wave, but when transfer is taking place, the molecules will get energy in the form of a quanta. Scattering process is there. When it will receive energy, it will re-emit energy. Scattering takes place, known as Rayleigh scattering. So what is क्या problem है? हाँ, तो क्या हो गया? Pardon? मैं नहीं सुन पा रहा। नहीं नहीं, कंफ्यूजन दूर करते हैं, समझाने वाले कंफ्यूज कर देते हैं। साइंटिस्ट का काम कंफ्यूज करना नहीं है, उनका काम तो चीजों को समझाना है। अब कौन कैसे समझा, कौन कैसे समझा गया, इसके लिए तो कौन गारंटी दे सकता है?
ठीक है ना। तो एक्चुअल में बात यह है कि हम पढ़ते नहीं, हम केवल पढ़ाते हैं कई बार, तो ये कंफ्यूजन आते हैं। जब आप अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, नोट्स पढ़ लिए, जो लिखा है वो याद कर लिए, तो आपकी गलती कहाँ है इसमें? जो लिखा है वो आपने बोल दिया, क्योंकि आपने कभी पढ़ने की कोशिश कहाँ की? एनसीईआरटी कितने लोगों ने पढ़ी? बहुत कम लोग, दो एक ने किया हाथ खड़ा, बाकी तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं समझी। जबकि वो तो एक बेसिक बुक है, मतलब वो तो जीरो बुक है एक तरह से। भाई 12th पास करेंगे तो वो तो खरीदेंगे खरीदेंगे, और वो भी कहाँ पढ़ने में आई? क्या हो गया? खरीदेंगे क्यों, नोट से काम चलाएंगे। और अब तो कोरोना चल रहा है, उसकी भी क्या जरूरत है, प्रमोट हो जाएंगे। तो वो तो हुआ ही है ना, जब भी तो ये हालत है। खैर, पर हम थोड़ा वापस आ जाते। तो पॉइंट इज कि वहां एक हमें दिमाग में एक व्यू बना कि क्या चीज है ये है और कैसे सोचना है। ऐसे ही हम जब बात कर रहे हैं, तो एक और बात जो मैंने आपको कही कि यार कब स्टेट चलनी है और कब वेव बिहेवियर आना है। बेसिकली जो भी वेव होती है ना, उसकी एक वेवलेंथ होती है, कोई भी वेव हो। वेवलेंथ जब कम होती है, अब जैसे मैंने कहा कम होती है, तो आपके दिमाग में एक बात आ जाएगी, कम किसको कहते हैं? कम किसको कहते हैं? तो कम एक रिलेटिव टर्म है। मैंने कहा स्मॉल वेवलेंथ, भाई किससे स्मॉल की बात कर रहे हैं? इसका मतलब जब मैं किसी चीज के बिहेवियर को जज करूंगा, तो मुझे देखना पड़ेगा कि वो कहां से जा रहा है। व्हेन वेवलेंथ इज स्मॉल, जब वो लाइट, ये लाइट है, ये लाइट इस दरवाजे से जा रही है, जैसे ऐसे आप समझो जैसे मेरी साइज मीटर में, और मैं कैसे कमरे में जाके खड़ा हो गया, जिसके 50 मीटर ऐसे है, 50 मीटर ऐसे है, बड़ा हॉल है कोई, तो आप कहेंगे सर आप तो मच्छर से लग रहे थे उसमें, छोटे से थे। फिर मैं कभी आपके हॉस्टल के कमरे में आया, तो पता लगेगा वो तो 10x8 का कमरा, इसमें वो कमरा छोटा लग रहा है, पता नहीं सर आए तो कहाँ बिठाऊं, जगह नहीं मिलेगी, बहुत बड़े हैं, वैसे मोटे हैं ना। मीन्स वही बॉडी उस कमरे के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ी हो गई, और उस हॉल के रेस्पेक्ट में बहुत। तो इसका मतलब जब हम बात कर रहे हैं बिहेवियर की, तो पहले हमें यह जज करना चाहिए कि उस वेव की वेवलेंथ कितनी है और वो निकल कहां से रही है। स्टेटमेंट ये है कि जितनी कम वेवलेंथ होती है, उतनी रेक्टिलिनियरिटी ज्यादा होती है। बेसिकली इसी के लिए एक टर्म आती है, आपने आगे जाके सिखाऊंगा आपको, फ्रेनल डिस्टेंस। वो इसी से लिंक होती है आगे जाके। जब आप डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, वहां एक टॉपिक लिखा है एनसीईआरटी, अगर आपने पढ़ी हो तो, फ्रेनल डिस्टेंस एंड वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। यानी हम एक खास डिस्टेंस तक की स्ट्रेट लाइन मानते हैं, और वो डिस्टेंस फ्रेनल डिस्टेंस है, वो उसकी कैलकुलेशन लेमडस है। अभी उतना बात नहीं कर रहे हैं, तो हम एंट्री कर रहे हैं। तो हम सिर्फ ये दिमाग में बिठाएं कि वेवलेंथ स्मॉल है, जितनी वेवलेंथ स्मॉल होगी उतनी उसमें ज्यादा रेक्टिलिनियरिटी हो। इसका मतलब ये हुआ, ये लाइट 5000 एंगस्ट्रॉम मीन्स इट इज 5 × 10⁻⁷ मीटर। मेरा दरवाजा 1 मीटर का है। इसका मतलब ये लाइट जब इस दरवाजे से निकल रही है, मैं कहूंगा यार वेवलेंथ बहुत ही छोटी है, क्योंकि ये तो दरवाजा तो मीटर में, वेवलेंथ -7 में, ये दरवाजा तो 1 करोड़ गुना है। यहां ये बिल्कुल सीधा चलती हुई लगेगी। लेकिन आप इसी लाइट को पास करवाइए, कहां से? पिन होल से। वही वे लाइट है, वही वेवलेंथ है, पर इस बार आप कहां से उसको निकाल रहे हैं? पिन होल से। तो उसका बिहेवियर स्ट्रेट लाइन वाला नहीं, डेविएशन वाला आ जाएगा।
इसका मतलब जब कोई भी वेव कम वेवलेंथ की है, तो कम बोल रहा हूं तो मुझे कंपेयर करना पड़ेगा हर बार। जब वो कम वेवलेंथ की है तो उसकी स्ट्रेट चलने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, यानी उस केस में वो अच्छी इमेजिंग करेगी, यानी रे ऑप्टिक्स क्लियर इमेज देने की कोशिश करेगी। और अगर हमें वेव बिहेवियर चाहिए तो मुझे उस वेव को उस जगह से निकालना चाहिए जहां की डायमेंशंस वेवलेंथ के ऑर्डर में जाती हो, वहां उसका बिहेवियर वेव लाइक बिहेवियर सामने आएगा। यानी मुझे इस लाइट का वेव बिहेवियर चाहिए तो मुझे इसको पिन होल से निकालना पड़ेगा, तब मेरे को वेव बिहेवियर आएगा। और दरवाजे से निकालूंगा तो मुझे कह देना चाहिए कि स्ट्रेट चलती है, यानी लाइट स्ट्रेट चलती है। अगर ये लाइट विजिबल लाइट स्ट्रेट चलती है क्या, तो मेरा जवाब आएगा आप इसको कहां से निकाल रहे हैं, पहले ये बताइए। अगर आप इस दरवाजे से निकाल रहे हैं तो मेरा जवाब होगा स्ट्रेट चलती, और अगर आप इसको पिन होल से निकाल रहे हैं तो मेरा जवाब होगा मुड़ती। इसका मतलब रेक्टिलिनियरिटी इज रिलेटेड टू relative dimensions. Smaller wavelength leads to rectilinearity. And if you are giving the condition under which it is tending to travel straight, means it will give you sharp image, because it is the basic requirement for ray optics. तो आपको अगर रे ऑप्टिक्स से अच्छी इमेज बनवानी है कभी भी, बिल्कुल ब्रॉड, जो वो लाइन है ना उसको गलत इंटरप्रेट किया हमने। हमने क्या पढ़ डाला, रे ऑप्टिक्स में लाइन क्या डाल दी, इट इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। गलत, लाइन ये होनी चाहिए थी, मोर द लाइट विल ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, बेटर इट विल गिव मी द इमेज। इसी साल का आपका पेपर का क्वेश्चन देख लो, नीट का, टेलीस्कोप में आया था। बड़ा अपर्चर इसलिए लेते हैं क्लियर इमेज बनती। क्या था वो बड़ा अपर्चर, मतलब आपने वेवलेंथ को और क्या कर दिया, रिलेटिवली छोटा कर दिया। यानी आपको अगर अच्छी इमेजिंग करनी है तो या तो आप लेंसेज बड़े रखिए ताकि आपकी लाइट स्ट्रेट चले, या अगर आप लेंस पर आपका काबू नहीं है तो आप वेवलेंथ कम रखिए। आप एग्जाम में सवाल आया हुआ है, you are with two lamps, one is giving you red color, other is giving you violet color, which light you will prefer to get sharp image? Answer is violet. The reason is smaller wavelength. हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप is having very good resolving power, it gives you very sharp image. Why? Simple, electron microscope wavelength is 10 to power minus 10 meter, because there we use electron beam as a wave, and their wavelength is 12.27 by under root V angstrom, 10 to minus 10. Smaller the wavelength, more will be its rectilinearity, sharper image we will get, clear image we will get. That means if you want a good optical instrument, you should take that environment or that conditions in the optical instrument which leads to rectilinear propagation of light. That means try to take lenses as large as possible and wavelength as small as possible. That promotes rectilinearity, that gives us sharp image. तो आप यो मत समझिए कि it is based upon rectilinear propagation, आप इसको ऐसे समझिए, more straight it will travel, sharp image we will get. ये है कंसेप्ट। और हमने लाइन डाल के छोड़ दी कि इट इज बेस्ड अपॉन द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, तो कहीं किसी ने लिख दी होगी, हमने रटना शुरू कर दिया। लेकिन फैक्ट ये है कि हम ये कहना चाह रहे हैं पूरे, जैसे हमारे एनसीईआरटी में एक जगह लिखा है ऑयल इमर्ज माइक्रोस्कोप्स आर बेटर। पूरा माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर लिखी है एनसीईआरटी पढ़िएगा, लिखा हुआ है ऑयल इमर्ज माइक्रोस्कोप्स आर हैविंग गुड रिजॉल्विंग पावर। व्हाई इट इज गिविंग यू शार्प इमेज? Very simple. Oil emerge. That means you are putting the system in oil. क्या कर दिया ऑयल ने? In the presence of medium lambda डिक्रीज हो जाता है, आप लैम्डा कम कर रहे हैं। क्यों? आप रेक्टिलिनियरिटी बढ़ाना चाहते हैं। क्यों?
क्योंकि आप शार्प इमेज लाना चाहते हैं। शार्प इमेज होगी, आपकी रिजोल्विंग पावर अपने आप बढ़ जाएगी। इसलिए तो कहते हैं रिजोल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यही तो है। एक बार एग्जाम में सवाल आया, नॉर्मली व्हाई वी ऑब्जर्व लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। उसका आंसर था बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल वेवलेंथ। बिकॉज इन रूटीन लाइफ जितने भी हमारे अपर्चर हैं, दरवाजे, खिड़कियां हैं, उनका साइज के मुकाबले में हमारी लाइट की वेवलेंथ बहुत कम है। इसलिए रूटीन में हमें लगता है कि लाइट स्ट्रेट चलती है, उसका वेव बिहेवियर हमें नहीं मिलता है। और अगर हमें उसका वेव बिहेवियर चाहिए किसी भी वेव का, तो हमें उसकी डायमेंशंस के ऑर्डर में जाना पड़ेगा। वहां उसका वेव का बिहेवियर हमें डेविएट होता मिलेगा, डिफ्रैक्शन होता हुआ मिलेगा। मुझे अगर इस लाइट का वेव बिहेवियर चाहिए तो मुझे 10⁻⁻7 मीटर में से निकलना पड़ेगा, पिन होल में से निकलना पड़ेगा। एक्सरे का अगर मुझे वेव बिहेवियर चाहिए, एक्सरे हैज एंगस्ट्रॉम ऑर्डर वेवलेंथ। इसका मतलब मुझे एंगस्ट्रॉम ऑर्डर के अपर्चर में से निकलना पड़ेगा। क्रिस्टल्स, इन क्रिस्टल इंटर एटॉमिक सेपरेशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम। दैट इज व्हाई वी यूज क्रिस्टलोग्राफी, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज, क्रिस्टलोग्राफी। तो वहां हमें क्रिस्टल्स की क्यों जरूरत पड़ी एक्सरे में? क्योंकि वहां मुझे एक्सरे का वेव बिहेवियर चाहिए था ना। तो एक्सरे की वेवलेंथ के ऑर्डर में जाऊंगा तब वेव बिहेवियर आएगा। -10 एंगस्ट्रॉम ऑर्डर, इंटर एटॉमिक सेपरेशन एंगस्ट्रॉम ऑर्डर। आप खुद सोचिए, आपने डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ा है। डी ब्रोगली ने कह दिया था इलेक्ट्रॉन वेव है, वेवलेंथ निकाल दी थी -10। डेविसन जर्मर ने वेव बिहेवियर देखा। अरे भाई, उन्होंने डिफ्रैक्शन देखा, वेव बिहेवियर देखने के बाद उन्होंने डिफ्रैक्शन देखा, तो उन्होंने पिनहोल क्यों नहीं लिया? एम्स में आ चुका है एक बार। कैन वी यूज पिनहोल टू सी द डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम? आंसर वाज नो, बिकॉज वो पिनहोल तो -7 है भाई, 1000 गुना इससे बड़ा है भाई, नहीं दिखाएगा वो तो वहां तो 1000 गुनी जगह से जाएगा तो स्ट्रेट लाइन चलता हुआ दिखेगा। वो वेव बिहेवियर क्यों दिखाएगा? वो मुड़ता हुआ क्यों दिखेगा? बोले आपको मुड़ता हुआ तो किसने दिखाया? डेविसन जर्मर ने दिखाया, हाँ। जीपी थॉमसन ने दिखाया, हाँ। आप खुद देखिए, आपने याद भी किया होगा। इन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट वी टेक निकल क्रिस्टल। वाई निकल, वाई क्रिस्टल? because in crystals interatomic separation is angstrom order, lambda associated with electron beam is angstrom order. That is why that beam could show wave behavior. इसलिए निकल क्रिस्टल लिया, पिनहोल क्यों नहीं लिया? निकल क्रिस्टल की जरूरत क्यों पड़ रही है मुझे? वेव, मुझे मुड़ता हुआ देखना है तो मुझे उसके डायमेंशन में आना पड़ेगा। यानी मैंने आपसे कहा कि यार ये जो रेडियो वेव है ये सीधी चलती है कि मुड़ती है, या तो अब ऐसे मत सोचिए, आप तो पहले बताइए कौन सी वेव है और कहां से निकल रही है, तब मैं बता पाऊंगा कि वो सीधी चलने वाली है या मुड़ने वाली। क्योंकि मैं ये भी नहीं कह सकता कि एक्सरे की वेवलेंथ कम होती है। अरे भाई, मैं पता नहीं इलेक्ट्रॉन बीम की बात कर रहा हूं या कोई और विजिबल लाइट की वेवलेंथ की बात कर रहा हूं, भाई इससे भी कम वेवलेंथ की तो होती है लाइट। तो अगर यही आपकी एक लाइट इस दरवाजे से निकल रही है तो मुझे कहना पड़ेगा ये बहुत छोटी है, और ये पिन होल से निकल रही है तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि ये बहुत छोटी है। और जहां मैं नहीं कह पाऊंगा कि ये बहुत छोटी है, वहां मुझे डिफ्रैक्शन मानना पड़ेगा, मुड़ते हुए देखना पड़ेगा इसको। और जहां मैं कह पाऊंगा कि ये बहुत छोटी है, तो वहां मेरे को इस कहने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ये स्ट्रेट चलती। और जब जब मुझे स्ट्रेट चलवाना होगा, यानी शार्प इमेज बनवानी होगी, तो मुझे कोशिश करना होगा लैम्डा को या तो कम करूं या लेंसेस को बड़ा करूं, क्योंकि मुझे तो रिलेटिवली इसको छोटा करना है ताकि इसका स्ट्रेट लाइन में चलवा पाऊं, एक अच्छी इमेज बनवा पाऊं। मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने इस कंसेप्ट को बुरी तरह से खराब किया और लाइन लिख डाली, रे ऑप्टिक्स इज बेस्ड अपॉन रेक्टिलिनियर। तो हमसे क्या सोचने लग गए, लाइट सीधी चलती, फिर तो डिफ्रैक्शन में तो कहते हैं मुड़ती है, अभी करती क्या है? अरे हमारी कम समझ के पीछे हम साइंटिस्ट को क्यों जिम्मेदारी दें? नहीं, हमें तो यह समझना चाहिए कि यार दोनों बातें कहां जाकर
ये कंट्राडिक्ट कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? तो भाई कोई भी वेव के बारे में, लाइट के बारे में क्यों, कोई, मैं अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं आपसे, यार एक्सरे ज्यादा सीधी चलती है या ये लाइट, तो आप तुरंत कह देंगे एक्सरे। क्यों? स्मॉलर वेवलेंथ। तो जो जितने स्मॉल वेवलेंथ का होगा उसका रेक्टिलिनियर चलने का टेंडेंसी उतना ही ज्यादा हो, और वो उतनी ही शार्प इमेज दे पाएगा। इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शार्प इमेज देता है, इसीलिए तो एक्सरे से हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर तक का पता लग जाता है। इस लाइट से तो नहीं चलता पता, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ही बड़ी है, ये नहीं पता करके दे पाएगी। क्रिस्टल से जब निकलेगी तो इसका बिहेवियर जो है वे बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर में चला जाएगा वो। तो सब चीजों का अलग एक व्यू होता है। तो व्हाट आई वांट टू से, लाइट क्या है, सीधी चलती है या मुड़ती है? तो बोले सर रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब सीधा बोलेंगे, और वे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब, यानी हमें पहले ही जवाब देना होगा कि हम उसको निकालना कहां से चाह रहे हैं, तब मेरा कोई जवाब बनेगा। तो मेरे ख्याल से एक इशू क्लियर हो गया होगा कि लाइट सीधा चलती है या मुड़ती है। रे ऑप्टिक्स के समय ऐसे कंडीशंस में हम काम करेंगे कि लाइट सीधी चले, और अगर वो ऐसा कर पाए तो शार्प इमेज मिल जाएगी, और ऐसा नहीं कर पाए तो शार्प इमेज नहीं मिलेगी, ब्लड इमेज मिलेगी। क्लियर हो गई बात? और डिफ्रैक्शन देखना हुआ तो हम कोशिश करेंगे अपर्चर्स वगैरह जो भी लें, स्लिट्स वगैरह जो भी लें, वो लैम्डा के आसपास जाएं, ताकि हमें वो मुड़ती हुई दिखे और हम कंफर्मली कह पाए कि ये वेव है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कहां बात है, क्या बात है। तो अब एक और हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये मैंने लाइट के बारे में जनरल बात कर रहे हैं, आज को पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पर जब, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हमें परेशान करती रहती, कभी कहते हैं सीधी चल रही, कभी कहते हैं मुड़ रही, फिर याद कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल क्लियर विजन होना चाहिए हमारे बात की। ऐसे एक और हम बात करते हैं, जैसे हम वेव लिखते हैं, वेव की वेलोसिटी की बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, थोड़ा उस पर भी थोड़ा डिस्कशन करते हैं। हम जानते हैं एक रिलेशन होता है म्यू सी बाई बी। सभी मीडियम में वेलोसिटी कम ही होती है, बढ़ने का तो कोई कारण ही नहीं है, वो तो मैं कह चुका हूं आपको, किसी से ज्यादा तो कभी कहीं चलने की बात ही नहीं है। मीडियम में जाते हैं तो वेलोसिटी कम हो जाती है, और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो सी बाई वी से निकलती है। जैसे मैंने आपसे कहा, हमारे पास लाइट है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम, रेड कलर, वायलेट कलर, येलो कलर 6000, ये स्पेक्ट्रम मैंने बनाया। If I ask you with what velocity this light travels in free space, answer is 3 into 10 to the power 8. What is frequency of this light? So you'll say C equal to nu lambda. देखिए यहां पर भी एक बात हम करें, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ये सोर्स डिसाइड करता है। क्योंकि हम जब कहते हैं कि जैसे फ्रीक्वेंसी निकाल दो एक बार में, 3 into 10 to the power 8, येलो कलर पे मैं काम कर रहा हूं, 6000 एंगस्ट्रॉम, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी इज 5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी किसकी है? इसका मतलब कोई चीज के ऑसिलेशंस हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी। एक्चुअल में कहीं ना कहीं सोर्स ने जो लाइट जनरेट की है, उस लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड इस फ्रीक्वेंसी से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में 10 to the power 14 टाइम्स, वो फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है।
चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक बन रहा होगा, फिर वो लाइट निकल के आगे बढ़ रही होगी। आपने EM वेव पढ़ लिया। तो वो वाइब्रेशन है, वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का विद टाइम। और किसने जनरेट किया? वो सोर्स ने। और वो मीडियम में जाएगा ना तो चेंज होने वाला नहीं। मीडियम में फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है। मीडियम सोर्स ने जो जनरेट कर दी है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो वही रहनी। यानी मीडियम मीडियम बदलता है तो आप फ्रीक्वेंसी से छेड़छाड़ नहीं करें, वो वही रहने वाली। और इंपॉर्टेंट बात, जैसे वो चल के मेरे तक आई, चाहे पानी में चल के आई, हवा में चल के आई, ग्लास से होके आई, मैं पानी में खड़ा हूं, लाइट आ गई है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी वही है, तो मेरे रेटिना को भी उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स को। यानी मेरा सेंस ऑफ कलर फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होगा। लैम्डा से मुझे कोई मतलब नहीं कि लैम्डा क्या है, मुझे कोई मतलब नहीं कि उसकी वेलोसिटी क्या है। मुझे जो दिखते हैं कलर, वो रेटिना में एक्टिवेट होते हैं, और रेटिना का एक्टिवेशन ऑसिलेशन से होता है, और ऑसिलेशन वही होते हैं जो फ्रीक्वेंसी के होते हैं। इसका मतलब कलर डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट, कलर डज नॉट डिपेंड अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट, कलर डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। Color activation in the brain is due to oscillations, and oscillation will be decided by source only. मीडियम कलर नहीं बदलते। तो सर ऐसा कैसे कह रहे हैं आप, कलर नहीं बदलते? बदल तो रहे हैं। बाहर तो व्हाइट लाइट है, बाहर तो व्हाइट लाइट है, आप एक ग्लासेस बंद कर दो, अंदर तो नीली हो जाएगी। इस ग्लास में बदल तो दिया रंग। आप तो कह रहे थे मीडियम कलर नहीं बदलता है, ये क्या हुआ? हुआ ये, ग्लास ने कलर नहीं बदला, हमारी अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ है। आने वाली लाइट में सातों कलर थे, व्हाइट लाइट कुछ नहीं होती, 7 कलर का मिक्सचर है। इस ग्लास ने कहा 6 से कहा तुम रुक जाओ, केवल ब्लू अंदर जाना। ये वाली फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी उस लाइट में मौजूद थी, वो अलाउ हो गई अंदर आने के लिए, बाकी रुक गई, इसलिए हमें ब्लू दिख रहा है। हम इस ग्लास ने केवल बाकी कलर को एब्जॉर्ब किया है, नई फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं की है कि उसने ब्लू कर दिया इस लाइट को, ऐसा नहीं हुआ है। अगर आने वाली लाइट में ब्लू नहीं होता तो ये ब्लू नहीं हो सकता था अंदर। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे आपसे यहां कहूं, ये यहां लिखा हुआ रेड कलर में एलन प्रतिज्ञा, अब ये रेड क्यों दिख रहा है भाई? क्या रेड लाइट निकल रहा है? ये तो लाइट ही नहीं निकल रहा है यार। कोई कोई ये इसमें कहीं कोई बैटरी थोड़ी ना लगी कि लाल लाइट निकल रहा है, सोर्स थोड़े ना है। ये तो इस लाइट को से ही तो लाइट लाल दिख रहा है, तो लाइट तो सफेद है, वो लाल क्यों दिख रहा है? तो साफ है कि इसके 7 कलर में से रेड को उसने कहा तुम लौटो, बाकी को मैं रखूंगा। तो उसने कलर बदल थोड़ी दिया इसका, इसमें रेड मौजूद था, और भी मौजूद थे, 7 कलर मौजूद थे। उसने कहा रेड को तुम जाओ, बाकी रुक जाओ, इसलिए लाल दिख रहा है। ये कलर चेंज थोड़ी कर रहा है, ये तो केवल कुछ को रोकता है या कुछ को अलाउ करता है। जैसे एक बार एग्जाम में आया था, इफ यू आर हैविंग ए रोज, फूल है आपके पास लाल रंग का, अब वो लाल क्यों दिख रहा है? बहुत सिंपल, सेम थिंग, व्हाइट लाइट गिर रही है, बाकी कलर को उसने, रोज ने क्या कहा, मैं रखूंगा, एब्जॉर्ब करूंगा, मेरी टेंडेंसी है ऐसी, और रेड को मैं लौटा दूंगा तुम्हें, तुमको ये रेड लगेगा। अब वो ये रेड रोज लेकर के जो है, सोडियम लैंप के नीचे जाके किसी से मिले सोडियम लैंप, बट बात समझो, ध्यान सोडियम लैंप पे आना चाहिए। सोडियम इज मोनोक्रोमेटिक, येलो कलर लाइट, ओनली येलो विल कम देयर। वो फूल क्या येलो को एब्जॉर्ब करता था? वो केवल रेड को नहीं करता था, बाकी सबको करता था। रेड आती थी तो लौटा देता था, आती थी तो लौटा देता था, इसलिए रेड दिखता था। और मैं जब सोडियम लैंप के नीचे गया तो रेड तो आई नहीं, प्योर येलो आई। वो कहेगा मैं तो इसको तो रखूंगा, बोले यार कुछ तो लौटा, बोले नहीं,
इसका मतलब वो वापस कुछ नहीं लौटा रहा है। विल अपीयर ब्लैक, एग्जाम में आया हुआ सवाल। तो इसका मतलब बात, इस सब डिस्कशन में मैं जो बात कहना चाह रहा हूं ये है, मीडियम ने कुछ नहीं किया, मीडियम ने नई फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं की। बस हाँ, मीडियम की ये चॉइस जरूर हो सकती है, किसी को एब्जॉर्व करे और किसी को अलाउ करे, ये वो जरूर कर सकता है। तो व्हेन लाइट कम्स इन ए मीडियम, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। फिर लैम्डा चेंज होता है, वेलोसिटी के चेंज होने से लैम्डा चेंज होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, यार वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ क्या होती है? वो कोई बोलेगा 2 क्रस्ट के बीच की दूरी होती है, कोई 2, कुछ भी बोलेगा जो अच्छा लगे। पर बोले क्रस्ट कैसे होते हैं? मतलब वो ड्राइंग बनाते हैं ना, तो 2 पॉइंट के बीच, ये लैम्डा होता है। अरे भाई, क्या समझे कि लैम्डा क्या होता है? बोले समझना क्या लैम्डा होता है, मतलब ये हमारी हालत है, यही होती है बेसिक बात। तो हम कहीं रिलेट नहीं कर पाते कि वेलोसिटी लैम्डा से लिंक कैसे है, क्योंकि हमने उसको समझा थोड़ी कि लैम्डा क्या चीज है। अब देखिए लैम्डा क्या चीज है, बेसिकली हमारे ऑसिलेशन है, उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी से हम एक ऑसिलेशन का टाइम निकाल सकते हैं, एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, और इस टाइम में जो एनर्जी आगे बढ़ती है ना, जितना, कितने टाइम में, एक ऑसिलेशन के टाइम में, वो डिस्टेंस लैम्डा है। और यही कारण है कि अगर आप किसी मीडियम में जाते हैं, वहां क्योंकि वेलोसिटी कम हो जाती है, तो उसी टाइम में वो अब कम चल पाती है, तो लैम्डा अपने आप कम होगी। अगर आपको लगता है जिस मीडियम में वो गई है वहां वेलोसिटी उसकी आधी रह गई है, तो ऑटोमेटिकली उतने टाइम में वो आधी डिस्टेंस ही चलेगी ना। बहुत आसानी से समझ में आता है, अच्छा लैम्डा आधा हो जाएगा। तो लैम्डा आधा इसलिए हुआ क्योंकि वेलोसिटी आधी हुई। इसका मतलब वेलोसिटी से लैम्डा डिपेंडेंट नहीं है, लैम्डा वेलोसिटी से डिपेंडेंट। आप वेलोसिटी कौन डिसाइड करता है? मीडियम, उसकी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्योंकि मीडियम में एनर्जी को चलना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को चलना है, मैग्नेटिक फील्ड को चलना है, तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज उस मीडियम की क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसकी क्या है। आपने ये वेव पढ़ा है तो आपने इक्वेशन लिखा होगा, वेलोसिटी इज 1/√μ एप्सिलॉन, permeability and permittivity of that medium will decide the velocity. Velocity will not be decided by the lambda and all. Velocity will be decided by the medium itself. Its electrical property and magnetic property will decide the velocity of that light in the medium, and that velocity in turn will decide lambda. वेलोसिटी कम हुआ तो लैम्डा को कम होना पड़ेगा, वेलोसिटी अगर 3/4 रहा तो लैम्डा को 3/4 होना पड़ेगा। दैट मींस लैम्डा इज डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो लैम्डा तो बदलना पड़ता है मीडियम में जाने के बाद, क्योंकि मीडियम में वेलोसिटी कम हो गई। एक ऑसिलेशन के टाइम में एनर्जी जितना ट्रेवल करती वो लैम्डा होता है। मेरे ख्याल से अब आपको समझा में आया होगा लैम्डा क्यों बदल जाता है मीडियम में जाने से। इसलिए थोड़ी कि इक्वेशन में लिखा हुआ है लैम्डा बदल दो, वी बदल गया तो लैम्डा बदलेगा नहीं, इक्वेशन लिखते हैं। अरे मालूम तो पड़े कि बदल क्यों गया, कम क्यों हो गया, आधा ही क्यों रह गया वेलोसिटी आधे होने से। भाई टाइम फिक्स है, उस टाइम में इतने टाइम में जितना ट्रेवल करेगी उसको हमने वेवलेंथ कहा है। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर नाउ। तो अगर मैंने कहा कि यार मैं एक मीडियम में गया, वहां पे वेलोसिटी 3/4 रह गई, रह जाती है, कहां रह जाएगी, पानी में। म्यू कितना है पानी में, पानी का म्यू बोलता हूं मैं 4/3, म्यू होता है C/V, ये 4/3 है, तो V हो जाएगा कितना, C/4/3, 3/4। इसका मतलब पानी में अगर लाइट जाएगी तो वेलोसिटी 3/4 हो गई, तो वहां उसकी वेवलेंथ 3/4 रह जाएगी। मान लो लाइट हमारी ग्लास में गई, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, 2/3 ऑफ C. What you will think about the lambda, 2/3 of the original lambda. Say my yellow light is going in the glass. If yellow light is going in the glass, yellow light is of 6,000 wavelength. What will be its wavelength in the glass? कितनी होगी,
2/3 of 6000 कितना हो जाएगा? 4000. That means lambda there will be 4000. Will it become violet? 4000 is violet. Will it become violet? You will say, no, sir, lambda does not decide colors. Color will be decided by frequency, and when it is going in the glass, its frequency will remain same, color will remain same. But lambda will become 4000. That means my statement, अगर मैं ये बोलता हूँ यार 4000 angstrom का लाइट वायलेट होता है, आप कहिए नहीं सर सुधरिए थोड़ा सा, साइंस पढ़ते हैं आप पूरा बोलिए 4000 वेवलेंथ का लाइट फ्री स्पेस में वायलेट होता है. 4000 का लाइट हमेशा वायलेट नहीं होता. 4000 वेवलेंथ का लाइट फ्री स्पेस में वायलेट होता है. 4000 का लाइट ग्लास में अगर 4000 है तो वो तो येलो है, वो कब से वायलेट हो गया? 4000 तो येलो है ना. तो सर अपन इसका मतलब वो सेंटेंस पूरा नहीं बोलते हैं, गलत बोलते हैं. यस, तो ये जो हमने स्केल दिया है, इट इज नॉट फॉर ऑल मीडियम. दिस स्केल इज वैलिड ओनली फॉर फ्री स्पेस. वी शुड कीप इट इन माइंड. आपसे कोई कहे 6000 एंगस्ट्रॉम येलो, तो आप समझ लो वो फ्री स्पेस की बात कर रहा है, उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है. उसने कह तो दिया कि मैं फ्री स्पेस में हूं. मेरे ख्याल से मेरी बात एकदम क्लियर हो गई. तो मैंने फंडामेंटली आपको समझाया व्हाट इज वेलोसिटी, लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी. ये रिलेशन कैसे आ रहा है. जैसे मैं आपसे कहूं कि ये रिलेशन बहुत आराम से निकलेगा ना. हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल इन टाइम टी, लैम्डा. इन टाइम टी हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रेवल्स, लैम्डा. मैंने यही तो कहा, टी टाइम में जितना एनर्जी चलेगी उसको मैं लैम्डा कहूंगा. दैट मींस इन टी टाइम हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर, लैम्डा. दैट मींस इन 1 second हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर, lambda by t. And distance traveled in 1 second is velocity. That means it is nothing but velocity. 1 by t is what? Frequency. That is why we write frequency equal to lambda in this one. Velocity is like this. इसलिए तो इक्वेशन है. मेरे ख्याल से आपको इक्वेशन समझ में आई होगी. व्हाट इज v इक्वल टू लैम्डा इनटू f. तो लैम्डा क्या है? डिस्टेंस है. 1 सेकंड में कितना चल रहा है? लैम्डा बाई t, लैम्डा इनटू f. 1 सेकंड में जो हम चलते हैं उसे को वेलोसिटी कहते हैं. इट इज वाइट इज वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा इनटू f. अब आपको लैम्डा समझ में आया होगा कि लैम्डा क्या है. अभी तक हम क्या सोचते थे? ड्राइंग बनाओ, 2 पीक बनाओ, दोनों के बीच की दूरी, ड्राइंग जमा जमा के लिखना है, नोट्स बनना चाहिए. नहीं बनना चाहिए. कुछ क्या पता पड़ जाता है उससे कि लैम्डा क्या है. अब दिख रहा होगा कि लैम्डा क्या है. दिस इज द डिफरेंस. तो हमें याद नहीं, फिजिक्स साइंस से याद करने की सब्जेक्ट थोड़ी है. पढ़न फ्री स्पेस में वायलेट है. जो लाइट वायलेट है वो कहीं भी चली जाए वो वायलेट रहेगी, लेकिन उसका लैम्डा वहां 4000 भी नहीं रहेगा. वो वायलेट लाइट अगर आपने 4000 की ली है, वो ग्लास में जैसे गई है मान लो, तो 4000 को मल्टीप्लाई कर दो 2/3 से, तो आ जाएगा 8/3. कितना हो गया लगभग? ये 2000 समथिंग आ जाएगा. वॉट एवर इट इज, वो अब वो वेवलेंथ वहां वो हो जाएगा, लेकिन वो अभी भी वायलेट ही रहेगा. इसका मतलब वहां उसका 4000 होना जरूरी नहीं है. यह मैं कहना चाहता हूं. जैसे येलो के लिए मैंने कहा येलो 6000 है फ्री स्पेस में. अब इस येलो लाइट को आप ग्लास में डाल दीजिए तो वहां 2/3 यानी 4000 हो जाएगा. तो हमें यह नहीं सोचना है कि वायलेट हो जाएगा, क्योंकि वो येलो था, येलो रहेगा, चाहे उसका वेवलेंथ 4000 हो गया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. ये मैं कहना चाह रहा हूं. इज इट क्लियर? कोई डाउट है तो बात करूं. ऐसे में आपसे एक और बात करता हूं. हाँ पूछिए, कोई दिक्कत है? यस. स्पीड क्या? वो आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बिकॉज कोई एब्सोल्यूट मोशन नहीं होता है. वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में डिस्कस करते हैं, उसको डिस्कशन में नहीं ले सकते. इट इज ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ आइंस्टीन. वहीं से तो नोबेल प्राइज है उनको. हालांकि नोबेल प्राइज उनको मिला फोटो इलेक्ट्रिक में, पर वो उस लेवल की बात है. तो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट वहां आएगा, और थोड़ा ठीक करें अपने आप को, तो जहां आपको एब्सोल्यूट मिल जाएगा. कुछ एब्सोल्यूट रेस्ट यूनिवर्स में नहीं है, ये फैक्ट है. और उसी चीज के बेसिस पे उन्होंने कहा है कि हम रिलेटिव मोशन लाइट के लिए अगर कहें, आप जैसे मैं आपसे एक बात पूछूं,
वेलोसिटी ऑफ लाइट c है, किसके रेस्पेक्ट में? शायद यहीं से जवाब निकल जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में? वो कोई हमारे पास रेफरेंस ही नहीं है। यही तो कहा है आइंस्टीन ने, एब्सोल्यूट रेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए वो सबको सी लगना ही होता है। और कोई बात? था हाँ, केवल अपरेंट चेंजेस है। आपको अपरेंट चेंज हो जाएंगे, जो काउंट्स आएंगे आपके वहां पे, ऑसिलेशन के जो काउंट्स आएंगे पर सेकंड, वेरिएशन आएंगे, वो बदल जाते हैं, तो आपको कलर चेंज आ जाता है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज आता है ना। तो आपको जो ऑसिलेशन पहुंच रहे हैं आपके आई पे, भाई ये लाइट आ रही है और एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन आपके यहाँ हो रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, अगर यहाँ मॉलिक्यूलर लेवल पे ज्यादा ऑसिलेशन होने लग गए पर सेकंड, तो आपको कलर बदल जाएगा ना, क्या दिक्कत आ रही है? तो आपको कलर डिफरेंट दिख सकता है ना, होता है ना, डॉपलर में होता है ना। क्योंकि भाई आपको जैसे धीरे कोई, आप मान लो काउंटिंग चल रही है ऑसिलेशन की, और आपने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया आगे पीछे चल के, डॉपलर इफेक्ट है क्या? आप थोड़ा एक्स्ट्रा चल लेते हैं, दूर भाग जाते हैं उसमें, तो आपका पर सेकंड आने वाले ऑसिलेशन को आपने क्या कर लिया, चेंज कर लिया रेटिना पर। तो ऑसिलेशन अगर चेंज हो जाएगा तो आपका कलर सेंसेशन चेंज हो जाता है, तो आपको अलग कलर लगने लग जाते हैं, होता है ना ऐसा। पार्टिकल है ही नहीं ना वो। हाँ, वो है म्यू, म्यू नहीं है वो, न्यू बोला था, म्यू तो था ही नहीं वो। हाँ, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। आप जो लाइट आ रही है आपकी, उसमें जो ऑसिलेशंस हैं, वाइब्रेशंस हैं आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के, उनकी फ्रीक्वेंसी है, और वो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगी कि एनर्जी कितना ट्रांसफर होना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्वांटा ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफर होने वाली है उसको डिसाइड करेगी, एंड दैट इज एच। तो इसलिए तो हम कहते हैं फोटोन पानी में जाएगा तो एनर्जी थोड़ी बदलती है, इसलिए तो नहीं बदली क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं बदली, तो फोटोन की एनर्जी कहां बदलती पानी में जाने पर। इज इट क्लियर? तो आपको लगने लगा होगा ना, चीजें अपने आप ही समझ में आने लगेगी कि हो क्या रहा है ये क्या है। अब मैं एक और बात कर रहा था, जैसे मैंने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मैंने थोड़ी बात की, और आगे बढ़ाता हूं। मैंने आपसे कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 है, तो वेलोसिटी क्या है लाइट की? c बाई म्यू, म्यू 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट आ गई। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड किस कलर के लिए थी? किस कलर के लिए वेलोसिटी थी? रेड के लिए, वॉयलेट के लिए, येलो के लिए? सबके लिए थी। और ये 2.2 इंटू 10⁸ मीडियम में कम हो गई, लेकिन है तो सबके लिए 2 इंटू 10⁸। क्या ऐसा सोच रहे हैं अपन? तो हम गलत सोच रहे हैं। यह बात सही है कि 3 इंटू 10⁸ सबके लिए थी, पर यह बात गलत है कि 2 इंटू 10⁸ सबके लिए, ये केवल येलो के लिए। ये जो 1.5 हम लिखते हैं, ये रेड के लिए जो म्यू है और वॉयलेट के लिए जो म्यू है, मीडियम का, उसी मीडियम का सेम होता ही नहीं। और ये रेड और वॉयलेट के म्यू के सम का बाई 2 यानी एवरेज वैल्यू, जो येलो के लिए कह सकते हैं। इसका मतलब ये वेलोसिटी केवल येलो की। एक्चुअल अगर आप देखेंगे मीडियम में, तो सारे कलर सेम वेलोसिटी से चलते ही नहीं, और सारे कलर सेम वेलोसिटी से नहीं चलते, इसलिए तो कहते हैं कि मीडियम डिस्पर्सिव है। डिस्पर्सिव मीडियम का क्या मतलब है? जब हम कहते हैं मीडियम डिस्पर्सिव है, तो हमें क्या मालूम पड़ा? हमें यह मालूम पड़ा कि उस मीडियम में हमारे जो कलर हैं वो सेम वेलोसिटी से नहीं चलते। इसके लिए म्यू इक्वल टू है हमारे पास c बाई वी, हायर म्यू लेस वेलोसिटी।
less velocity, denser medium, and this mu is related to lambda. Cauchy's relation. Mu depends upon lambda of the light. Higher lambda, less mu. Lower lambda, higher value of mu. More mu, less velocity. That means if you compare the velocity of light in the glass, रेड वॉयलेट येलो की वेलोसिटी को कंपेयर करेंगे अगर आप, तो वॉयलेट सबसे स्लो चलता है, रेड फास्ट है रिलेटिवली. रेड के लिए म्यू कम है. फॉर रेड कलर म्यू लेस है एज कंपेयर टू वॉयलेट कलर. वेलोसिटी वाइज इनवर्स है. वेलोसिटी ऑफ रेड कलर इज मोर देन वेलोसिटी फॉर वॉयलेट. इसका मतलब मीडियम में जाने से जो वेलोसिटी कम हो रही है, तो ज्यादा असर किस पे पड़ता है, रेड पे या वॉयलेट पे? वॉयलेट, क्योंकि उसके लिए म्यू ज्यादा है. आप यूं कह सकते हैं कि अगर ये मैंने 1.5 लिखा है, तो ये 1.5 अगर येलो कलर के लिए है, तो रेड कलर के लिए आप लिखेंगे तो वो 1.5 से कम होगा, और अगर आप वॉयलेट कलर के लिए लिखेंगे तो वो 1.5 से ज्यादा होगा. ये येलो के लिए, यानी वेलोसिटी वाइज वॉयलेट स्लो है. यानी ऑप्टिक्स का असर, डेविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका असर किस पे ज्यादा पड़ता है, कौन से कलर पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है? आंसर आएगा वॉयलेट कलर पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है, रिफ्लेक्शन का, इन सब का. मैं इसको ऐसे समझाना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कहीं मेरे पास इधर फ्री स्पेस से यहाँ मीडियम है, लाइट आ रही है, मुझे मालूम है कि फ्री स्पेस से तो ये डेंसर ही है, तो डेविएशन होगा, तो मैं ऐसे बना देता हूं नॉर्मली. अगर मेरी व्हाइट लाइट है तो मुझे ऐसे नहीं बनाना चाहिए, मुझे थोड़ा पर्टिकुलर होना चाहिए. मोर इफेक्ट विल बी ऑन वॉयलेट. डेविएशन होना है तो मोर डेविएशन फॉर वॉयलेट, लेस डेविएशन फॉर रेड. ये स्ट्रेट लाइन था. More for violet, less for day. More effect on violet color. Why more effect on violet color? Because mu is more for violet, because violet has less lambda. इसका मतलब ऑप्टिक्स का ज्यादा, जैसे अपन कहते हैं प्रिज्म, प्रिज्म में लाइट आ रही है. अगर प्रिज्म में लाइट आ रही है, प्रिज्म में लाइट आ रही, व्हाइट लाइट आ रही, सीधा जाना था, डेविएशन हुआ, कौन सा वायलेट है कौन सा रेड है? ये वायलेट है, ये रेड है. बोले सर आपने कैसे रट रखा है? नहीं भाई, मुझे मालूम है. मोर म्यू फॉर वायलेट, मोर इफेक्ट ऑन वायलेट. तो मुझे याद नहीं रखना पड़ता है कि वायलेट किधर बनाना है, रेड किधर बनाना है. जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आई एम हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स, वन इज रेड, अदर इज वायलेट. ए ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर इट. कौन ज्यादा पास दिखेगा? भाई पास दिखा क्यों? ऑप्टिक्स से दिखाना. वायलेट ज्यादा रेज होगा, वो ज्यादा पास दिखेगा. क्यों? मोर म्यू फॉर वायलेट, मोर इफेक्ट ऑफ ऑप्टिक्स ऑन वायलेट कलर. आया हुआ है ना सवाल एग्जाम. कौन सा लेटर ज्यादा रेज दिखेगा, कौन सबसे पास दिखेगा? भाई सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका ऊपर आएगा? हम जानते हैं ग्लास स्लैब डालते हैं, सब चीजें पास दिखती हैं, पर सब बराबर पास नहीं दिखेंगी, बराबर रेज्ड नहीं दिखेंगी. कौन ज्यादा रेज होगा? वायलेट. तो इसलिए इसका नियरेस्ट कौन दिखेगा? वायलेट. होता है ना जब हम लेंस पढ़ते हैं, लेंस में से व्हाइट लाइट निकालते हैं, व्हाइट लाइट, which light will deviate more, violet or red? So red will deviate less, violet will deviate more. More deviation, less focal length. It is why we find chromatic aberration. Difference of focal length between red color and violet color is known as longitudinal chromatic aberration.
तो हम रटते रहते हैं वॉयलेट के लिए कम होता है, रेड के लिए। अरे रटने की बात ही नहीं है भाई। जो ज्यादा मुड़ेगा जल्दी इकट्ठा होगा ना, जल्दी इकट्ठा होगा तो फोकल लेंथ कमी होगी ना, ज्यादा कैसे हो जाएगी? भाई ज्यादा क्यों मिल गया? वह म्यू ज्यादा है। म्यू ज्यादा क्यों है? क्योंकि लैम्डा कम है। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो हम सब चीजें याद करते थे, कौन किधर मुड़ेगा, बैठ के याद करना पड़ता था, वॉयलेट किधर बनाना है, रेड किधर बनाना है। आया हुआ सवाल है ना, किसके फोकल लेंथ ज्यादा होती है, आया हुआ सवाल है एग्जाम में। ये तो वैसे ही हो गया, बातों बातों में हो गया, अभी तो पढ़ाना शुरू कहाँ किया है। बस मैंने यही तो कहा है कि यार ऑप्टिक्स का ज्यादा असर किससे पड़ेगा? वॉयलेट पे पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए म्यू ज्यादा आ रहा है। मुड़ना है तो ज्यादा मुड़ना पड़ेगा, उठना है तो ज्यादा उठना पड़ेगा उसको, पास आना है तो ज्यादा पास आएगा, दूर जाना है तो ज्यादा दूर जाएगा। So it is how we can think of the basic idea related to refractive index. It is not same for all. अगर आप ये सोच रहे हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबके लिए एक जैसा होता है तो आप गलत सोच रहे हो। अगर ऐसा होता तो हमें स्पेक्ट्रम मिलता ही नहीं। अगर ऐसा होता तो क्रोमेटिक एबरेशन वाली प्रॉब्लम हमें आती ही नहीं। हमें तो क्रोमेटिक एबरेशन प्रॉब्लम ही इसलिए आई है, इसलिए हमारी लेंस में एक डिफेक्ट क्रिएट हुआ है, क्योंकि लेंस का फोकल लेंथ सब कलर के लिए सेम नहीं होती। भाई क्यों नहीं होती? क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब कलर के लिए सेम नहीं होता। इसका मतलब सब कलर उसमें सेम वेलोसिटी से ट्रेवल नहीं करते। अब ये सारे फिनोमेना आपको आते हैं, लेकिन आपको बेसिक क्वेश्चन में गड़बड़ कर गया। आपने कहा 2 × 10⁸ से कौन चल रहा है, आपने आराम से बोल दिया सब चल रहे हैं। अगर यार सभी इसी वेलोसिटी से चल रहे होते, सभी के लिए म्यू सेम होता, तो फिर ये अलग अलग होते ही क्यों? फिर हमें स्पेक्ट्रम मिलता ही क्यों? फिर ये डेविएशन अलग अलग होता ही क्यों? फोकल लेंथ अलग अलग आती ही क्यों? हम पूरी ऑप्टिक्स का अगेंस्ट चलेंगे और हमें मालूम भी नहीं पड़ा, हमने जवाब दे दिया। बस यही हम चाहते हैं एक्यूरेसी, कि जो चीज हमें मालूम है उसका ऐसे याद मत करो कि इसमें ऐसा होता है। हमारा दिमाग ये काम करना चाहिए कि ऐसा, इसके पीछे कारण क्या रहा। और जैसे आप कारण ढूंढेंगे तो आपको एक नहीं 2 4 सवाल एक साथ सॉल्व होते हैं। आपको लगेगा अच्छा फ्रिज में कलर, कभी अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा किधर वॉयलेट बनाना है। आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा कि किसकी फोकल लेंथ कम करनी है। कभी आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि कौन ज्यादा रेस होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि अच्छा ये ऑप्टिक्स का असर है, म्यू जिसका ज्यादा होगा उस पर असर ज्यादा पड़ेगा, डेविएशन उसका ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? कुछ आ रहा है दिमाग में? अपन पढ़ नहीं रहे, पर लिखना पड़ सकता है आपको, बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिली होंगी, तो ये सब लिख के रखिएगा कि ये, वरना आप अभी नहीं लिख पा रहे हो कोई बात नहीं, घर जाके मुझे सोचिएगा एक बार कि मैं क्या क्या बोला हूँ, उनको लिखिएगा बैठ के, 15 मिनट दीजिएगा अपने आप को। हम्म। हाँ तो 9 बजे क्या, कल सुबह नहीं होगी, कल भी हो सकते हैं। और ये आप लोगों को लगता है ऐसा 9 और 10, पढ़ाई के समय टाइम की कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपका काम नहीं हुआ है तो नींद कैसे आ जाती है आप ही जानो। और अगर आ जाती है तो ठीक नहीं है। बिना काम पूरा किए, बिना टारगेट पूरा किए नींद आ जाती तो एक अच्छी स्थिति नहीं है। हमें अपने टारगेट फिक्स करना चाहिए कि ये काम करके और विद इन टाइम। मैं ये नहीं कह रहा आराम नहीं करना चाहिए, पर उसका टाइम, एक टाइम है, बाकी टाइम का बेस्ट यूज अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप वहीं फेल हो गए ना, पास होने की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? आप पढ़ने की बात थोड़ी कर रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट की बात। अपना टाइम ही अपन पूरी तरह यूज नहीं कर रहे हैं, फिर करें पास हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे भाई? अपने आप हो जाएंगे क्या? और जो टाइम यूज कर रहा है वो उससे पीछे कर दोगे क्या आप? कंपटीशन है भाई। आप हजारों लड़के प्रॉपर टाइम यूज कर रहे हैं तो उनको पीछे कैसे छोड़ दोगे? अपने आप छूट जाएंगे वो। आप भी कृपा बसेगी ऊपर वाले की, वो तो मूर्ख है जो पढ़ रहा है, और अपन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर गलती उसकी है कि अपनी? तो वो तो हमें डिसाइड करना है यार, हमें पास होना है या नहीं होना है। कोई और थोड़ी डिसाइड करता है, कोई डिसाइड नहीं करा, घर वाले भी नहीं करते। उनको फोन कर दो मैं सो रहा हूँ डिस्टर्ब मत करना, तो नहीं करेंगे बेचारे। मैं पढ़ रहा हूँ डिस्टर्ब मत करना, तो भी नहीं करेंगे। तो आपको ही कहना है, झूठ भी बोलना है तो आपको बोलना है, सच बोलना है तो भी आपको बोलना है, मेहनत करना है तो भी आपको करना है, उनको तो करना नहीं है। तो बेस्ट यूटिलाइजेशन तो हमें करना ही पड़ेगा। तो 9 बजे की कोई स्कोप नहीं है कि 9 बज गए तो क्या करूंगा घर जाके, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। 9 बज गए तो क्या हो गया?
12 भी बजते हैं 9 के बाद, वहां तक पढ़ सकते हैं। 6 बजे, क्योंकि सुबह क्लास तो नहीं है ना, तो फिर अपना 6 बजे तक सोइए ना, 6 घंटे सोइए ना, कौन मना कर रहा है। पर पहले काम तो निपटाइए ना, कि काम निपटा के आप जल्दी निपटा पाते हैं जल्दी सोइए, 6 घंटे का टाइम लगाइए, उठिए अगले फिर काम पे लग जाइए। करते हैं मेहनत बच्चे, तभी तो आगे निकल पाते हैं। करना भी पड़ता है, और बड़ा टाइम भी नहीं, कोई सालों करना है, 6 महीने करने, 4, हाँ तो 6 भी नहीं रहे, नहीं बड़बड़ा जाएगी थोड़ी बहुत तो उम्मीद करो। पर चलो मिनिमम 4 तो है ही ना अपने पास, वो 4 भी बहुत होते हैं। बेस्ट यूटिलाइज करिए, व्हाट आई वांट टू से। चलिए आगे बात करूं। तो नोट्स खुद के अपने बनाइए, हर चीज को अब आप खुद ही, अच्छा आप खुद ही फैसला करें। अगर मैं लिखवाता तो इतनी बात बता सकता था क्या? तो नुकसान आपका होता है, मेरा। लेकिन अगर आप वो 10 मिनट एक्स्ट्रा दे सकते हैं तो मेरे से 1 घंटा एक्स्ट्रा सुन सकते हैं, वो फायदा आपको ही होना है, मेरे को नहीं होना है। तो वो मैं चाहता हूँ कि आप मेरा बेस्ट यूटिलाइज करें, ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने की कोशिश करें। और टाइम तो वही फिक्स है, मुझे ही मालूम है कि मुझे 10-12 लेक्चर में काम करना है तो करना है। टाइम तो फिक्स है, मैं लिखवाने लग जाऊंगा तो ठीक है लिखवा दूंगा, मुझे कोई लिखवाने में दिक्कत हो सकती है क्या? भाई मुझे कोई लैंग्वेज नहीं आती हो तो दिक्कत है, मैं बोलूंगा कैसे? वो बात भी नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम उस काम टाइम का बेस्ट यूटिलाइज करना चाहते हैं। और वो ये है कि आप उसका भी, आपका पेन चलते रहना, लिख रहे हैं ना, कि लोग लिख पाते हैं ना, कोई दिक्कत हो रही है, लिख लेते हैं। और मुझे तो आज तक कोई बच्चा जो सेलेक्ट हुआ है, वो मुझे आज तक नहीं मिला जो जिसने कहा कि सब मैं लिख नहीं पाया था। आज तक तो नहीं हुआ। सिर्फ वो ये जरूर मुझसे कहता है कि सर अगर आप लिखवा दें तो शायद और बच्चों को भी फायदा हो जाए। मतलब उसको चिंता उनकी रहती है जो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, पर वो ये नहीं कहता कि मैं नहीं लिख पाया। मैं उससे पूछता हूँ तू तो लिख लिया था? नहीं सर मैंने तो लिख लिया था, मेरा काम हो गया। इसका मतलब जो इतना अटेंटिव है वो काम कर पाता है। तो हमें नहीं है तो अपनी आदत बनाओ भाई, तेज नहीं चल पाते तो चलना सीखो। उसमें किससे सोच रहे हैं कि हम तेज नहीं चल पाते सर, तो क्यों मैसान करते नहीं चल पाते? चल भाई, चलना ही पड़ेगा, कुछ करना है तो जिंदगी में, उसमें क्या बात है। हम्म। म्यू जी, ग्लास का, हाँ। हम्म। नहीं नहीं, म्यू जी तो केवल येलो कलर की डिजिट दे रहा है आपको बस। दिस म्यू इज फॉर येलो कलर, मीन कलर। इट इज मीन वैल्यू ऑफ वॉयलेट एंड रेड। बस ये कह सकते हैं कि डिफाइन नहीं ऐसे है ना। आपको जब आप किसी भी मटेरियल का जब म्यू लिखते हैं, या तो आप पूरा स्पेक्ट्रम लिखेंगे किस लाइट के लिए कितना है, लेकिन अगर आप एक वैल्यू अगर दे रहे हैं, इसका मतलब आप एवरेज वैल्यू दे रहे हैं। और वो एवरेज किसके लिए है? येलो के लिए। वो एवरेज किसका है? रेड के लिए जो म्यू है, और वॉयलेट के लिए जो म्यू है उसका है। हम्म। हाँ, एक्सट्रीमिटीज का एवरेज डाल दिया उन्होंने, कहा भाई ये वैल्यू है। तो आपको अब आपको सोचना है कि इसका मतलब वॉयलेट के लिए थोड़ा इससे ज्यादा होगा, रेड के लिए इससे थोड़ा कम होगा। वो आपको हर सभी डिजिट नहीं देंगे, और दी भी हैं। अगर आपका ध्यान हो तो मैं भी करूंगा आगे। आपको ध्यान हो, एक बार एग्जाम में सवाल आया था, एक प्रिज्म बनाया था उन्होंने, और वॉयलेट का और रेड का अलग अलग म्यू दिया था, और कहा था कौन सा कलर किधर से निकलेगा। तो वो यही तो था, वो TIR फिनोमेना को इन्वॉल्व किया था, अलग अलग म्यू के हिसाब से, सवाल यही था। तो ये चीज आती है एग्जाम में, हम ऐसी कोई बात करते एग्जाम के सारे क्वेश्चनों को दिमाग में रख करके ही डिस्कशन किया जाता है कि भाई क्या क्या चीजें इनको आना चाहिए। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि वही मीडियम है, कई लोगों को तो ये पता नहीं पड़ा सर वॉयलेट कलर का इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो मैं उससे कहता हूँ यार कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है, कलर के लिए इंडेक्स होता है। ये इंडेक्स किसी वॉयलेट का इंडेक्स नहीं है, ये मटेरियल का इंडेक्स है फॉर वॉयलेट कलर, मटेरियल का इंडेक्स फॉर रेड कलर, मटेरियल का इंडेक्स फॉर येलो कलर। लोग क्या रट डालते हैं वॉयलेट के रिफ्रैक्टिव, अरे भाई वॉयलेट का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? वॉयलेट तो कलर है, मटेरियल का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो। आई थिंक इट इज क्लियर। तो ये मैंने आपको कहा कि कैसे हमें प्रोपोगेशन को समझना है। एक और बात, जब हम चीजों को देखते हैं रे ऑप्टिक्स में,
तब जहां वो दिखती हैं जरूरी नहीं वो वहां हो, क्योंकि जब हम देखते हैं, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल, हम अपना चेहरा देखते हैं सुबह मिरर में, हम वहां कहाँ होते हैं? हम तो हम होते हैं, पर वो हमें वहां दिखता है। इसका मतलब जहां हमें वो दिख रहे हैं वहां हम है नहीं। और इससे कई फिनोमेना नेचर में आते हैं, जैसे सुबह सनराइज होता है, सनराइज ही नहीं होता उसके पहले दिख जाता है। राइज का मतलब हम मानते हैं होरिजन से ऊपर आ जाए, पर वो होरिजन के नीचे होता है तब से हमें दिखने लग जाता है। कारण ये है, ये रिफ्रैक्शन फिनोमेना या कई ऐसे फिनोमेना होते हैं, रिफ्लेक्शन वगैरह, जिसमें बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाती है। और जब लाइट हमारी आई में एंटर करती है, तो जिस डायरेक्शन से वो हमारी आई में एंटर करती है, हम तो ये मान के चलते हैं कि वो वहां है, चाहे वो वहां है या नहीं। और दूसरी चीज, ऑप्टिक्स में ये भी ध्यान रखिए, कोई चीज आपको छोटी दिख रही है तो जरूरी नहीं वो छोटी है। जैसे किसी छोटे बच्चे से पूछो, क्या चंद्रमा बड़ा है कि तारे बड़े हैं? चंद्रमा को बड़ा बताएगा, क्योंकि दिख रहा है उसको, बड़ा ही दिख रहा है। जबकि फैक्ट ये है कि चंद्रमा तो अपने तारों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, उनकी साइज को देखें तो। इसका मतलब ऑप्टिक्स में ये नहीं सोचना है कि जो हमें दिख रहा है वही सही है, इल्यूजन भी होता है। हो ही रहा है ना, अपने को स्टार छोटा ही दिख रहा है ना, क्योंकि हमारा दिखने की प्रोसेस अलग है। हमने को जिस डायरेक्शन से एनर्जी एंटर करती है आई में, हमें तो लगता है वो वहां है, जबकि फैक्ट है कि वो वहां कई बार नहीं भी होता है, कई बार होता भी। अगर बेंडिंग नहीं है लाइट की तो वहां होता है, और बेंडिंग है रास्ते में तो वहां नहीं होता। होता है ना, जैसे अपना एक कंटेनर लिया, उसमें हमने एक कॉइन डाल दिया, वाटर डाल दिया, तो लाइट हमारे पास आई तो ऐसे आई, तो हम तो कहेंगे कॉइन यहाँ पर है, जबकि वो वहां है ही नहीं। इसीलिए तो हम कहते हैं एपरेंट डेप्थ आ गई। वो एपरेंट डेप्थ का कंसेप्ट इसलिए है। तो चलिए, आज मैंने बिल्कुल जनरल बात की है, कुछ खास बात भी नहीं थी, पर कहीं ना कहीं आपको ये जरूर इशारा कर दिया कि भाई समझना तो पड़ेगा अगर हमें अच्छे नंबर लाने। तो कल हम शुरू करेंगे कॉर्पस्कुलर थ्योरी, हाइगन्स प्रिंसिपल और एसएचएम, सुपरपोजिशन और वेव। क्योंकि एसएचएम थोड़ा मुझे समझाना पड़ेगा आपको फेजर वेक्टर से, तब जाकर हमें सुपरपोजिशन, कोहेरेंसी और ये सारी बातें समझ में आएगी। तो हालांकि वो वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड नहीं है, पर फिर भी हमें एक क्लास उस पर देना ही पड़ेगा ताकि हमें आगे की बातें समझ में आए। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये बात करेंगे, कल बात करेंगे। थैंक यू। हाँ भाई, इधर कोई हडल तो नहीं था? सब ठीक रहा है? इधर ऑनलाइन वालों से मैं बात कर रहा हूँ। लाइट एंड साउंड वाज ओके? थैंक यू।